तो ये जो आप मेरे हाथ में खूबसूरत सी कलाकृति देख रहे हैं, तो ये हमारे उत्तराखंड की बहुत पुरानी विरासत और धरोहर है, जिसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। और ये वो कलाकृति है और इसमें बारीक काम हुआ है। और ये कौन मेहमान है, किसने इसे बनाया है, ये आपको चर्चा के आगे पता चलता रहेगा। फ़िलहाल मैं आपका दगड़िया, आपका साथी कृष्णा, गेट पॉडकास्ट के इस छोटे से आसियाने में सभी माता बहनियों, दीदी भुलियों, पैबंदों, बूढ़ा सयाना सबूतें कृष्णा को सौली समन्या। तो हमारा जो ये विषय है, एक अफसोस भी और एक खुशी भी है कि ये अभी परीक्षाओं की किताबों की तैयारियों तक ही सीमित रह गया है। अलावा आम युवा इन विषयों को कितना जानता है, इन विरासतों को कितना पहचानता है, कितना इनसे जुड़ा हुआ है, कितनी इसकी खुशबू उसको महसूस होती है, कितना उसको पता है अपनी खुद की पहचान। मुख्य विषय यही है। और हमारे विषय का मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो है काष्ठ कलाकारी पर, जो शिल्पकारी के एक छोटी सी शाखा के रूप में आप देख सकते हैं। शिल्पकारी में अनेक प्रकार की विधाएं आती हैं कला की, उसमें से एक विधा है हमारी काष्ठ कला। ये हमारा केंद्र बिंदु है विषय का। और एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो खूबसूरत सी आप कलाकृति देख रहे हैं और इसमें ढोल और दमों की आकृति है, ये हमारे बनाया है सर्वजीत भाई ने। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर्वजीत भाई का स्वागत करते हैं हम अपने छोटे से पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाई जी, आपने हमें अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप अपनी संस्कृति के प्रति कितना कार्य कर रहे हैं, आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपके पॉडकास्ट में आया। मैंने देखा कि आप जो सोचते हैं, जैसे ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो कलाकार हैं, उनको आप अपने पॉडकास्ट में ला रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमारे एक कॉल पर, अभी मसूरी में जैसे हालात चल रहे हैं दोस्तों, तो उसके संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूँ कि मसूरी के जो अभी हाल ही में आपका बादल फटे थे, तो उसके कारण सहस्त्रधारा, मसूरी, ये सारे इलाके ध्वस्त हो रखे हैं, इनकी रोडें क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, काफ़ी जनहानि हुई है। और हमारे उस संघर्ष के दौरान चलते हुए भी 3-4 घंटे इंतज़ार करने पर खाली सुनसान रोड पर, और जो पूरी तहस नहस है, पता नहीं है कब आपके सर पे पेड़ गिर जाए, कब पत्थर गिर जाए, कब मलबा आ जाए, कब फिर एक और बार बादल फट जाए। इतनी विचारों के बीच 3-4 घंटे के बाद एक कार्यक्रम में देहरादून में आते हैं और उस व्यस्ततम समय में से एक टाइम हमारे लिए निकालते हैं, वो हैं सर्वजीत भाई। और ऐसे ही कलाकारों की हमें आवश्यकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूँगा कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, और थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं बहुत संघर्ष करता हूँ लोगों को यहाँ तक बुलाने में और इस सोफ़े में बैठाने में। मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता है कि 1-2 महीने तक लोगों से बातचीत हो रही होती है, क्योंकि अभी ख़ास मेरे पास ज़्यादा व्यूज़ नहीं है और ज़्यादा जान पहचान नहीं है। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी यहाँ पर आएगा, उन्हें हम अलग एहसास और अलग बातचीत और एक सार्थक बातचीत की ओर झुकाव उनका रखेंगे कि कुछ रास्ते खुल सकें, कुछ नया हो सके, और हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, उसमें हम अपना सहयोग कैसे दे सकते हैं। उसके लिए हम उन मेहमानों को इनवाइट करेंगे जिन पे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, महीनों 4-4 कॉल कर करके उन्हें परेशान। जैसे कि आपने बताया कि मेरे सब्सक्राइब कम हैं, व्यूज़ कम हैं, तो हर चीज़ स्टार्ट होती है जीरो से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके टॉपिक पे वो बात है जो एक मतलब अपनी संस्कृति के प्रति जो आप काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे, आपका चैनल बहुत आगे जाएगा। क्योंकि आप में वो सोच है जो एक पहाड़ी में होनी चाहिए। जो जिस काम को आप कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ भगवान की कृपा आप पे बनी रहे हमेशा। तो देखो साथों में मैं बहुत अच्छा हूँ, देख ही लिया होगा आपने, तारीफ़ सुन ली होगी मेरी। थैंक यू सो मच और धन्यवाद। पर मैं कोई संस्कृति बचाने का मैं ये कहूँगा, मतलब मैं आपकी बात को किसी प्रकार से काट नहीं रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मैं संस्कृति बचाने का जिम्मा, बहुत भारी जिम्मा है ये जिम्मा मैं अपने कंधों पर अभी लेना नहीं चाहता हूँ। बस मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग सहयोग करें। अब हम एक बातचीत की धारा को शुरू करते हैं। और कैसे हैं आप सर्वजीत भाई? क्या क्या चल रहा है जीवन में? सब बस कुशल जीवन मंगल? में तो हमेशा परिश्रम चलता ही है, पर खुश भी रहते हैं हम, क्योंकि खुश रहना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और जीवन में तो काम लगा ही है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि थोड़ा परिश्रम वाला है। अच्छा, बिल्कुल।
तो थोड़ा अपने काम का परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। जैसे कि आपको पता ही है, मैं काष्ठ कला में कार्य करता हूँ। जैसे हमारी पुरानी चीज़ें होंगी, जैसे ढोल दमाऊ, जितनी भी हमारी पुरानी संस्कृति से जुड़ी चीज़ें हैं, उनको मैं ये प्रयास करता हूँ कि एक आकृति के थ्रू लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोग मतलब जो अपने घर से दूर रह रहे हैं, कुछ कारणवश कुछ लोग पलायन भी कर रहे हैं, तो जो मैं अपना जो आकृतियाँ बनाता हूँ उन लोगों तक पहुँच सके। तो आकृतियों पर इतनी बातचीत हो रही है तो मेरी नज़र जा रही है इस छोटे से पहाड़ी घर पर। तो साथियों, इसमें कई लकड़ियों का सहयोग है और ये वो विरासत है कुछ, मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा। ये कुछ ऐसी विरासत है जो हमारे इतिहासों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। और ये जो मतलब तिवारी है ना, क्या क्या आप थोड़ा बताएं हमें इस बारे में, क्या क्या चीज़ है इसमें? ये तिवारी वाला ही घर है। इस पे ये जो हमारे तिवारी के खंबे होते हैं, अच्छा। खंभ होते तिवारी के, तो अलग अलग, जैसे किसी पे 9 खंबे तिवारी, 12 खंबे, मतलब बड़ी तिवारी तो अलग अलग है। ये डिंडियाली हो गया आगे। अच्छा, मतलब हुबहू वैसे ही है जैसे हाँ, गांव में होते हैं। तो ये मतलब किन किन लकड़ियों का प्रयोग इसमें हुआ है? लकड़ी इसमें जैसे हमारी लोकल लकड़ी, क्योंकि मैं जंगलों से खुद लकड़ी लाता हूँ, सूखी लकड़ी खुद बनाता हूँ, कहीं खरीदता नहीं कहीं से। तो ये ज़्यादातर जैसे हमारे यहाँ थोड़ा बुरांस की लकड़ी हो गई, अच्छा। चीड़ की हो गई, तोड़ की हो गई, तो इनको मिक्स करके मैं चीज़ें बनाता हूँ। बाकी इस लकड़ी से ही बना होता है ये। अच्छा। तो ऐसे मतलब हमारे क्षेत्र में कितने लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं आपके नज़रिए से अभी हाल ही में? नज़रियों से तो ऐसा है कि किसी चीज़ को अगर खोजने लगो, और पहाड़ों में तो हर क्षेत्र में, हर घर में एक कलाकार आपको जरूर मिलेगा। किसी वाद्य यंत्र में कलाकार हो, जैसे हमारे ढोल दमाऊ वाले हो गए, डाँड़ थाली हुड़का, हर हमारे पहाड़ों में तो अलग अलग प्रकार के कलाकार हैं। काष्ठ कला में शायद कुछ ही लोग काम कर रहे हैं, जैसे हमारे दिनेश लाल जी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी, उनकी हाथ में भी अलग ही भगवान ने कृपा दे रखी है। तो अभी काष्ठ कला ऐसा हो गया कि हमारे बहुत पहले से है। काष्ठ कला जैसे हमारे दादा परदादा, इस चीज़ों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही है काष्ठ कला में। लेकिन ये हमें स्टार्ट कर रहे हैं, हम ही शुरू कर रहे हैं इस काम को, कि जैसे लोगों तक अपनी कलाकृति को पहुंचा सके। अच्छा, मतलब इस प्रकार से। वरना पहले कैसे करते थे लोग, जैसे आपके दादा या पूर्वजों के? अब ऐसा है कि वो रियल वाले कलाकार थे, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे रियल वाली दीवार थी। अच्छा। उसके कलाकार थे जो पुराने, जो अच्छा, रियल उसके, जैसे पटाले वाला घर हो गया, तो उसके कलाकार थे। ओ। तो मैं तो अभी लकड़ी पे उसी चीज़ को सेम अप्लाई कर रहा हूँ, छोटे मॉडल में, छोटी लकड़ी। तो यार ऐसे घर अगर हमारे उत्तराखंड के शहरों से लेकर गाँव में तो खैर होते हैं, लेकिन शहरों में अगर हम बनाने की सोचें ऐसे घर, खैर ये आपके टॉपिक से मैं अलग सवाल पूछ रहा हूँ। टॉपिक वही हो गया। हाँ, पहाड़ी। लेकिन हम, क्या कारण है कि हम इस प्रकार के मॉडल नहीं बनाते हैं अपने, मतलब हमारे क्षेत्र में आते ही महसूस हो कि हाँ हम उत्तराखंड में आए हैं? सबसे पहले तो ये कलाकार सब पहाड़ों में है, और पहाड़ों का जीवन बहुत परिश्रम वाला है, क्योंकि उनके अपनी आजीविका चलानी मुश्किल हो रही है। अगर कोई उन पे ध्यान दे, उनको सही प्लेटफॉर्म दे, तब जाके ये कुछ हो सकता है आगे। लेकिन जितने भी ये कलाकार अब तो विलुप्त हो गए सारे कलाकार, जो रियल वाली, जो पटाले वाले घर होते थे। कहीं अगर होंगे भी वैसे कलाकार, तो वो नहीं करेंगे इस काम को, क्योंकि इस काम में ना तो उनको सही सम्मान मिल पा रहा है, ना तो उनको उनकी आजीविका इस काम से चल पा रही है। कारण यही है कि नहीं हो रहा है इस काम से। तो मेन मुद्दा यही है कि भाई हमें अपने काम के लिए किसी भी प्रकार का आपका अगर सहयोग चाहिए है, तो ये है कि आप हमारे काम से हमें रोटी और एक अच्छा सम्मान दें। हर इंसान, हर कलाकार को सम्मान पहले जरूरी है। अगर उस काम में उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो अपने बच्चों को कैसे सिखाएगा? ये तो है। किसी गुरु को अगर उस क्षेत्र में सफलता मिली नहीं, क्यों दूसरे को सिखाएगा? ऐसे अपमान के कुछ किस्से आपको याद आते हैं कि आप अपने ही काम और अपनी ही पहचान, जो आपका गर्व होना चाहिए था, एक्चुअल में आपको उसके लिए शर्मिंदा होना पड़ रहा है? मैं तो जो बोलूँगा खुल के बोलूँगा, क्योंकि हाँ, मैंने देखा हर क्षेत्र में। हमारे गांव
गांव दराज में ज़्यादातर होता है ऐसा कि कुछ लोग होते हैं कम ज़्यादा इंसानों को अपने हिसाब से तोलते हैं कि मैं या तो मैं जाता हूँ या तो मैं हाँ, मतलब आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि एक जाति भेदभाव तो होता ही है। भेदभाव होता है। वो जाति अब डिज़ाइन ही इस प्रकार से की गई है कि उसमें आप जो काम करते हैं वही काम आपका डिसाइड करता है बिल्कुल कि आप किस जाति में हैं। बल्कि ऐसा कुछ है नहीं कि वो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं हम इस कर रहे जाति। हैं। हाँ, अभी देख लो आप, हमारे गांव में मिस्त्री काम हर क्षेत्र हर वर्ग के लोग कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मली बात हो गई। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी में ही ये जो एक कॉन्सेप्ट है भी शायद से हमारे यहाँ पर कि मतलब कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं कह के कि खून से खून में जाते हैं। माने बात, हमारी जाति से अलग बंदे के मन में भी इच्छा जागती है कि यार ये कला तो मुझे भी सीखनी है भाई, मेरे को भी मतलब बनाना है ऐसा कुछ। तो अगर वो ये सोच रहा है, इस बैरियर को लांग ही नहीं पाएगा ना। बल्कि इसका काम छोटा है, मेरा काम बड़ा है। जबकि कला हर इंसान के अंदर होती है। मैंने देखा है कि इस काम को कोई और भी कर सकता है, लेकिन बस वही है कि उसके दिमाग में वो सेट कर दिया कि ये काम भाई इसका है, आप मत करना। हमारे यहाँ पर कलाकृतियाँ हो गई, उसमें हमारी ये काष्ठ कला भी आती है, शिल्प कलाओं के अन्य क्षेत्र भी आते हैं जिसमें लोहा से बनाने वाली कलाकृतियाँ, पत्थरों पर बनाने वाली कलाकृतियाँ, ये सारी जो कलाकृतियाँ हैं इसमें शिक्षा का कितना बड़ा रोल है या इसकी ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, और एक प्रशिक्षण स्थान ऐसा बनना चाहिए कि जहाँ ये सारी चीज़ें सिखाई जाएं। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं हमारे स्कूल में, सब बच्चों को अलग अलग, इसमें ये एक सब्जेक्ट ये भी होना चाहिए कि जो अपनी हमारी परंपरा है, परंपरा मतलब जो हम देख रहे हैं घर की, जैसे लकड़ी से कोई कुछ बना रहा है, लकड़ी से मतलब मैंने एक बार स्कूल में भी सिखाया था बच्चों को। अच्छा। हाँ, वो गुरुजनों ने बोला था मेरे को, तो बच्चों के अंदर वो टैलेंट है, मैंने देखा। अच्छा। कोई तो मेरे से भी अच्छा कर रहा है, साफ सीधी बात है, कोई मेरे से अच्छा कर रहा है। तो वही है, जो अगर कोई उनको सिखाए, उनको कोई प्रोत्साहित करे कि इस काम को करो। कुछ लोग तो इस काम को करने में शर्माते हैं। बिल्कुल शर्माएंगे, क्योंकि अब जाति का ठप्पा ना, वही पहले वाली बात, वो ठप्पा, वो पहचान कभी छूटती नहीं है। वो मतलब मेरे से बहुत लोग, और अगर मैं बोल रहा हूँ जिसने साला जाति व्यवस्था डिजाइन की भी, तो कितना बेवकूफ था, उसने कलाकारों को इतने नीचे क्यों डाला भाई। चलो मानो कि पहले से हो गए, उस टाइम इतनी शिक्षा नहीं थी कि दिमाग में वही बैठ रखा, फिर भी वो उस चीज़ को कर रहा है। हालांकि मैं ये सब लोगों को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कई ऐसे लोग जुड़े हैं जो इस चीज़ को नहीं करते हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। पर लेकिन बस वही है कि हम अपने बच्चों को वही सिखा रहे हैं, जो हमने किया है वो वही सिखा रहे हैं। उसमें अच्छा हो बुरा हो, बच्चे भी वैसे ही करेंगे जो माँ बाप जैसी परवरिश होगी, वो तो है। पर समय बदलने का वक्त आ चुका है। आई थिंक मैं ये चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारे पेंटिंग या काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि यही व्यक्ति को पसंद हो सकता है, वो अन्य को भी पसंद हो सकता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से या किसी भी रिलीजन से आता है ना, लेकिन वो किसी को भी पसंद हो सकता है वो करना, और वो अच्छा भी कर सकता है उसमें बहुत बेहतर। तो अब ये बैरियर तो टूटने चाहिए, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है टूटना चाहिए, पर कोई तोड़े अगर इंसान की। आपको क्या लगता है कैसे टूट सकता है? क्या बताएं, क्योंकि हम फंसे ही यहीं पर हैं, यही भंवर है जहाँ हम फंस रखे हैं, वरना शायद से हमारे शोरूम मॉलों में हमारा एक एक शोरूम होता जहाँ हमारी काष्ठ कलाएं होती, शिल्प कलाएं होती हमारे कपड़े खुद के जो डिज़ाइन हम करते हैं पहाड़ों में। मैं तो सबको तो नहीं बोलूँगा मैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बीच में रुकावट बन रहे हैं। ये रुकावट अगर हटे किसी क्षेत्र में, तब जाके कोई आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनको चीर कर आगे बढ़े हैं, विदेशों तक अपनी पहचान बनाई है। कुछ लोग हैं कर रहे हैं। बहुत चिंता भी होती है ऐसा सोच के कि यार, अच्छा एक प्रश्न ये पूछता हूँ, ये चिंता उसी में जाहिर हो जाएगी। प्रश्न ये है कि कल के दिन आपकी शादी हो गई है वैसे शादी? नहीं, शादी तो नहीं हुई। तो अभी शादी नहीं हुई है, और कोई जिनको भी ये पेंटिंग और ये कलाकृतियाँ पसंद आई हैं तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं इन तक ऑफ़र पहुंचा दूंगा शादी के लिए। आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी अच्छी लड़की अगर आपके नज़र में है। सर्वजीत भाई क्या कहते हैं आप? हाँ, अपनी पसंद है, कोई कलाकार मिल जाए कोई। अच्छा, तो सर्वजीत भाई से हम संपर्क कर लेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि शादी करने के बाद आपके जो बच्चे होंगे, तो आप चाहेंगे कि भाई वो बच्चे भी ये कलाकृतियाँ बनाएं
और इस विधा को और आगे बढ़ाएं, जहाँ तक मैं ले गया थोड़ा उससे और आगे बढ़ाएं, ऐसा चाहते हैं आप? देखिए, अगर मैं चाहूँगा भी ये अपने बच्चों को सिखाना, फिर भी नहीं सिखा पाऊँगा। एक तो अभी मैं खुद ही इतना परिश्रम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि मैं इतने ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ कि बहुत नॉर्मल परिवार से, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें झेली हैं, बहुत चीज़ें देखी हैं मैंने। तो अभी मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ बहुत। आगे जाके तो क्या होता है भगवान ही मालिक है, लेकिन मैंने इस क्षेत्र में बहुत ही संघर्ष झेला है कुछ सालों में। मतलब 4-5 सालों में इतना संघर्ष झेला है कि तब जाके आज मेरे को मंच मिल रहे हैं, वो तो भगवान की कृपा है। लेकिन जो भी है, इस गांव से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और वो ठप्पा तो फिर उससे तो आदमी गिर जाता है। कभी कभी आदमी का दिल टूट जाता है कि भाई मैं मतलब इस परिवार में क्यों मेरा जन्म हुआ। हाँ, जबकि उसको खुशी होनी चाहिए, होता है इंसान के अंदर, क्योंकि जब किसी चीज़ का दबाव बनता है, बस वही है। लेकिन आजकल कुछ लोग समझदार हो गए हैं, हर क्षेत्र में, हर गांव में लोग कुछ समझदार होते हैं, कुछ बोले तो पुरानी परंपरा पर चल रहे हैं। ऐसी बात है। ये तो हमारे पूरे देश में ही इसने बहुत गहरी जड़ें जमा रखी है, और इसको मतलब ये वो ऐसा ट्यूमर है ना कैंसर का, जो फैला बहुत समय पहले तो एकदम कैंसर ही था वो प्रॉपर, उसके सिम्टम्स ही कैंसर के आए, लेकिन उसका ऑपरेशन हुआ काफ़ी, कुछ ऑपरेशन संविधान ने करा, कुछ ऑपरेशन अच्छे और शिक्षित और व्यवस्थित लोगों ने करा, कुछ ऑपरेशंस ज्ञानियों ने करा, तो तब जाकर ये कैंसर कंट्रोल हो रहा था। लेकिन अब भी आवश्यकता है कि वो शिक्षा के हमें दवाइयाँ और क्या बोलते हैं उसे, एक प्रकार से टीका। आपने बोला ये कैंसर का इलाज, अब जो डॉक्टर होगा वो अगर चाहे ना इस कैंसर का इलाज हो, तब कैसे होगा ये? क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है। सर्वजीत का भाई जी का प्रश्न ये है कि अब डॉक्टर ही नहीं चाहेगा कि इसका कैंसर ठीक हो, बिल्कुल, तो कैसे इलाज होगा? अब डॉक्टर नहीं चाहेगा कि ये कैंसर ठीक हो, तब तो बहुत टफ है। कोई डॉक्टर तो चाहेगा भी, पर उस डॉक्टर के अंडर में अगर वो भी काम करेगा तो नहीं चाहेगा भाई। तो ये पूरा एक जाल है कुल मिलाकर, बड़ा जाल है, और एक विचार है जबकि है, और कुछ नहीं है, छोटी सोच है ये बस। और इसने कितने मतलब मानसिक रूप से हमें कितना अपाहिज बना रखा है बहुत। वरना ये कलाएं कौन अच्छे मतलब जो अगर घर से भी अच्छे हैं तो वो भी अपने बच्चों को सिखाते हैं चीजें, है ना? वो नहीं सिखाते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक मानसिकता है कहीं ना कहीं, और उन्होंने झेल भी लिया उस चीज को, तो नहीं चाहेंगे कि हमारे बिल्कुल बच्चे बिल्कुल जंजाल में फंसे। आपके लिए प्रश्न है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। बिल्कुल, माहौल भी चाहिए। बिल्कुल, जिस माहौल में जो इंसान रहेगा तो उसके अंदर वो गुण आएंगे, साधारण सी बात है। इसके लिए आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते कि सरकार ने एक शिल्पकारों के लिए या ढोल दमो हमारे वाद्य यंत्र बजाने वाले या बनाने वालों के लिए या लोहारों के लिए कुछ करती नहीं है, इसको संरक्षित नहीं कर रही है। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? भाई चाय का कप छोड़ो नीचे, सही बात, और थोड़ा सोचो, क्योंकि टपरियों पर चाय के कप पकड़कर ये बातचीत करना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हो, और आप उस पर बात कर रहे हो, और आप नहीं चाहते हो कि आपका बेटा वो चीज़ करे या आपकी आने वाली पीढ़ी वो चीज़ करे। क्यों? क्योंकि वहाँ पहले सम्मान नहीं है, और जहाँ सम्मान नहीं है तो रोटी आपको लाने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपको तो पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर उत्तराखंडी को शिक्षित होना पड़ेगा भाई। जितनी भी कलाकृतियाँ हैं ना, वो सब इसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, लगभग कलाकार तो सेम ही है सभी। इनको संरक्षित कैसे किया जाए, इसका आज कैसे विकसित किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रुक जाती है बीच में, इसका विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि हर देखिए हिप हॉप हम बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। मैं ये मानता हूँ ना कि उनके पूर्वज बहुत स्मार्ट थे और बहुत टैलेंटेड थे और बहुत ही हार्ड वर्कर थे। क्योंकि हिप हॉप म्यूजिक इतना फेमस क्यों है, वेस्टर्न म्यूजिक इतना फेमस क्यों है? बिल्कुल सही बात है। और हमारा म्यूजिक अब फेमस हो रहा है, वो भी रील के माध्यम से हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके विकासों में बहुत बड़े बड़े रोड़े आए हैं। अब शिल्पकारिता आज अगर देखा जाए उस समय से होती आ रही है, तो शिल्पकारिता आज कहाँ पहुँच जानी चाहिए थी, और हमारे स्तर की बात कह रहा हूँ मैं। अब मैं इस बात को ज़्यादा
आगे नहीं खींचूंगा, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि आप कैसे, मतलब जैसे ये कलाकृति है हमारी, तो इसमें कैसे कैसे औजारों को प्रयोग में लाते हैं, किस तरह से डिजाइन करते हैं? नॉर्मली ये मैं सारा हैंडीक्राफ्ट करता हूँ, हाथ से ही बनाता हूँ। मशीनों का उपयोग तो मैंने अभी किया नहीं, तो हैंडीक्राफ्ट करता हूँ। लेकिन इस काम में समय बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें एक एक डिजाइन, वो तो है, बारीकी तो लगती है, समय बहुत लगता है इसमें। और मतलब ये जैसे काटे हैं आपने, ये हिस्से बनाए हैं, कैसे औजार से होते हैं? ये अलग अलग पीस मैंने ऐड किए इसमें। हाँ हाँ, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो कैसे, क्या यूज करते हैं आप, मतलब काटने के लिए कैसे यूज करते हैं? नॉर्मल अपना जो होता ही है काम करने के औजार। तो टूल वगैरह वही होते हैं। तो आप मतलब ये खरीदते हैं या ये बने हुए हैं इन कामों के लिए पहले से? कुछ मैं तो आपको बता दूं, मैं ये टूल खुद भी बनाता हूँ। जितने भी टूल है मैं खुद बनाता हूँ। 2-3% जो बाहर से लाता हूँ मैं, बाकी मैं खुद ही बनाता हूँ। मतलब हमने अपने औजार भी विकसित नहीं करे हैं ऐसी कलाकृतियों को बनाने के लिए? बिल्कुल सही बात है, बहुत पीछे हैं हम, बहुत पीछे हैं। और इसको ऊपर लाने में तो भाई साहब जो चल ही रहा है उसके हिसाब से तो कितने युग लग जाएंगे इस काम को करने में, क्योंकि इंसान की सोच ही ऐसी हो गई है हमारे पहाड़ों में। मैं एक मानी बात आपको बताता हूँ, एक कलाकार को कोई कार्यक्रम के लिए कहीं बुला रहा है तो उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल, पूरा सम्मान। इससे अच्छा आप मत बुलाओ उसको, वो अपना कलाकार गांव में है, जैसा है ठीक है, जिस परिस्थिति में है सही है, पर जब आप किसी कलाकार को कहीं बुलाते हैं तो उसका सम्मान जरूरी है। कलाकार छोटा बड़ा कोई नहीं होता, हर क्षेत्र में आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी भाई। वो आपके लिए समय निकाल कर वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा, वो आपके ट्रैवल करने के बाद वो स्पेशली आपके लिए जब आता है तो आप उसके लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको पूरा समय देना पड़ेगा। उनकी सहूलियत, असहूलियत, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, सब आपको देखना पड़ेगा, और वो सम्मान देना चाहिए जो हमारे यहाँ के कार्यक्रमों में नहीं मिलता है हमें। एक जैसे पहले मैं थोड़ा नॉर्मल लेवल पे इस काम को करता था, कुछ आकृतियाँ थी जिस पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता था, तो बीच बीच में कुछ ऐसा ट्रेंड चला कि लोगों को पसंद आया। तो धीरे धीरे होता है, आप किसी क्षेत्र, कोई गायक है अगर वो लगातार अपने गानों को रिकॉर्ड कर रहा है तो हर गाना तो उसका चलेगा नहीं, बीच बीच में कुछ गाने उसके हिट होंगे। तो ऐसे ही एक हम काम कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि लोगों को पसंद आ जाती हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर हम सोचेंगे हमारे पास का कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो कर ही नहीं पाएगा उस काम को। और इंसान की सोच हमारे पहाड़ों में ऐसी हो गई कि जो दबे लोग हैं बस उनको ऐसा लगता है कि अरे हाँ हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम अब वो भी एक मानसिक बीमारी है, मानसिक तौर पर वो भी बंधे हुए हैं कि उनको आज तक ये लगता है कि हम इसी चीज़ के लिए हैं। ये तो बड़ी दिक्कत है फिर। और आप जैसे ये धरोहर, ये जो आपने कलाकृतियाँ बेची हैं, इसको मतलब कैसे आप सेल करते हैं, कैसे आपका लोगों तक कांटेक्ट हो पाता है? कांटेक्ट का पहले तो नॉर्मली था, पर अब सोशल मीडिया से जितनी भी कमाई मेरी हो रही है, जो भी मेरा घर का खर्चा चल रहा है। बिल्कुल, मेरी मुलाकात भी आपकी बिल्कुल सोशल मीडिया आजकल वही है। तो इसका कोई गलत उपयोग कर रहा है, कोई सही उपयोग कर रहा है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, गलत चीज़ भी है। मतलब हमने अपने स्तर पे कोई ऐसा ढांचा नहीं बनाया है कि जहाँ पर हम अपनी कलाकृतियों को बेच सकें, ऐसा मंच नहीं है हमारे यहाँ पे। कोशिश तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर फिर उनको दिमाग में है भी नहीं कि इस कला की कितनी इज्जत होनी चाहिए। तो कलाकार खुद भी नहीं जा रहा वहाँ, जब खुद की इज्जत नहीं है। फिर भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। अच्छा, आपका कैसा हुआ इसमें आने का? इसमें माहौल कैसे बना कि आपने सोचा है मुझे करना तो यही है भाई साहब? कुछ न कुछ जीवन में अलग करना ही पड़ता है। मेरा तो बचपन से शौक था, क्योंकि मैं ज़्यादातर जंगलों में रहा हूँ। मैंने खेती बाड़ी मेरे घर वालों के साथ, मतलब बचपन से ही ज़्यादातर जो खेती बाड़ी होती है हमारी, हाँ बिल्कुल, जिसको बोलते डांडा, वहीं रहता था। हमें जंगलों से इतना प्रेम हो गया था कि बस कहीं भी देखता तो उस लकड़ी में ऐसा डिजाइन आएगा। मतलब जंगलों में इतना प्रेम था कि धीरे धीरे वो प्रेम मेरा ऐसा हो गया कि मेरे रोजगार ही बन गया। किससे प्रेरणा मिली आपको इसकी? किसको आपने फर्स्ट टाइम देखा कि यार लकड़ी पे, अच्छा लकड़ी पे भी डिजाइन होता है? मतलब किसको बनाते हुए देखा आपने फर्स्ट टाइम? मेरी सोच ही ऐसी थी पहले से कि मैं कुछ लकड़ी में
मेरा दिमाग अगर मैं किसी लकड़ी को देखता था तो उसमें पहले ही डिजाइन बन जाता था, पहले ही माइंड सेट हो जाता था इसमें ऐसा होना है, बाद में उसमें मेहनत करके फिर वैसे ही बनता था। पर शुरुआत में देखा तो होगा आपने किसी को कि यार ये कलाकृतियाँ बना रहे हैं भाई लकड़ी पर। हमारे यहाँ कोई ऐसा कलाकार है ही नहीं जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, नॉर्मली थे अपने जो कास्ट कला। मतलब वो एक नए पहली बार पता चलना ना किसी चीज़ का, और फिर आप उसमें अपना भविष्य देख रहे हो या आपको वो चीज़ पसंद आ रही है, आप उससे टकरा रहे हो। तो अब एक समय ऐसा आया होगा जब हमने देखा होगा किसी को वो करते हुए, वो पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कौन ऐसा पहला व्यक्ति दिखा और किसको आपने बनाते हुए देखा, क्योंकि ये माहौल में ही रहकर आदमी को। बिल्कुल, स्टार्टिंग ऐसी हुई मेरी इस जर्नी की, तो मिट्टी से जो हमारे घर में बनाते थे छोटे छोटे घर, उसको देखते देखते मैं लकड़ियों में बनाने लग गया। अच्छा, तो धीरे धीरे मैं लकड़ी में तो इतनी बारीकियाँ कैसे सीखी आप? नेचुरली बात है कि इंसान का दिमाग अपडेट होता रहता है। मेरे को कम से कम 7-8 साल इस चीज़ को दिमाग में बैठाने के लिए लग गए होंगे, क्योंकि ये चीज़ साधना है, तपस्या है। हर कलाकार हर क्षेत्र में जो जब किसी चीज़ को सीखता है तो वो तपस्या ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब वो तो इतने है। सालों की तपस्या ही है। तो मेरा अब इस पे एक और चिंता भी कह सकते हैं और प्रश्न भी कह सकते हैं कि मतलब मेरे जहन में एक सवाल और उठ रहा है इस मुद्दे पे कि मतलब हमें बहुत कम टीचर मिल पाते हैं कि वो टीचिंग जो टाइम पीरियड होता है ना उसमें हमें खुद ही सीखना पड़ता है, खुद ही बनाना। मतलब इतने सारे टीचर या सिखाने वाले भी हमारे पास मौजूद नहीं है कि हमारा वो 7-8 साल बच जाए, तो हम फिर जीरो से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ का टीचर होना भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें आपको 8 साल लगे, शायद आप 3 साल में वो चीज़ सीख जाते और 8 साल में आज कहीं और होते। बिल्कुल सही बात। तो वही इस क्षेत्र में अगर टीचर होता तो बात कुछ अलग होती। अब ये अपने आप अपडेट हो गया, तो अब देखेंगे भविष्य में अगर कोई सीखना चाहेंगे उसको सिखाएंगे, अगर नहीं तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोगों को इसके लिए एजुकेट करने के लिए आपके नज़रिए तो में? इतना ही कर सकते हैं कि सिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि इस काम में बेनिफिट है अगर मार्केटिंग अच्छी हुई। और व्यापारिक रूप से हम इसको कैसे, व्यापारिक रूप से भी है ये कि कैसे हम इसको सेल कर, आप कुछ भी बना सकते हैं बिल्कुल लकड़ी से आपको जैसे जैसे डिज़ाइन चाहिए होंगे, फोटो से या अपने हिसाब से भी बता दी किसी ने तो मैं मतलब अपना कोई, हाँ मतलब अपना विजुअल बता रहे हैं मुझे ऐसा ऐसा पैटर्न चाहिए है लकड़ी पे। लोग करते भी, कॉल करते, कहीं कोई कहीं से कर रहा है, कोई दिल्ली खैर से मैंने भी किया था आपको ये पेंटिंग बनाने के लिए। दोस्तों ये हमारा लोगो है, तो ये हम भाई जी से बोल रहे थे कि आप लकड़ी पर अगर बना सको तो बड़े हम आभारी होंगे, और हम इनसे खुद 15-16 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं बहुत जल्द ही, और आप लोग भी खरीदें, बहुत सुंदर चीज़ें हैं। अच्छा, आपके परिवार वालों का कैसा रिएक्शन रहता है इस पे कि यार तू ये सब कर रहा है? सबसे पहले तो परिवार का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत सपोर्ट रहा। कुछ लोग होते हैं कि भाई तो उन्हें कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार तू भी इसमें क्यों घुस रहा है यार, तू पढ़ाई कर या कुछ? मेरे बड़े भाइयों ने इतना वो नहीं किया ना मेरे पे, मतलब उन्होंने बोला कि तू अपना काम कर, हम तेरी मदद करेंगे। जैसा होता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरी कमाने की उम्र है, अच्छा, पढ़ने की उम्र है, क्योंकि पढ़ाई में मैं बहुत कमज़ोर था। बचपन से ही मेरा दिमाग लकड़ियों में ज़्यादा चलता था। तो आपको होता है कभी फील कि यार मैंने इतना पढ़ा नहीं यार, मतलब मुझे करना चाहिए था, पढ़ाई करनी चाहिए थी, ऐसा कुछ एहसास तो ये हुआ कि या मैं थोड़ा एजुकेट होता तो मेरी आकृति में भी वो एजुकेशन दिखती? अगर मैं आपकी बात दूसरी तरफ ले जाऊँ, अगर मैं थोड़ा पढ़ा लिखा होता तो शायद मैं ये काम करता ही नहीं, ये भी पॉइंट है। अगर तब तो मैंने कुछ और ही सोचना था कि मैं इस क्षेत्र में करूँगा, जो कि आप लोग सब कर रहे हैं। अरे इतनी बुरी स्थिति है इस फील्ड की कि आप अच्छे पढ़े लिखे, मतलब तो अरे तो इससे तो लोगों को ऐसा एहसास होगा जो पढ़ते लिखते नहीं है, वो ये सब करते हैं, नाचना गाना बजाना बनाना, इंसान की ये मेंटलिटी। फिर मेरे को ये, मेरा सर्वजीत भाई मेरा अपना मानना है कि हमें थोड़ा एजुकेशन तो हमें बेटर करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एजुकेशन इंसान का आत्मज्ञान होगा, और घर से है संस्कार। एजुकेशन घर से, जैसे आपके परिवार में संस्कार मिलेंगे आप ऐसे करेंगे। तो मेरी माँ ने तो कभी सिखाई नहीं कि किसी से ये करना, भेदभाव करना, किसी से ये करना अपने आप को। एक भेदभाव हो रहे व्यक्ति कभी भेदभाव कर ही नहीं सकता है ना, क्योंकि उसे उसका स्वाद पता है कि कितना कड़वा कितना जहरीला होता है, तो कभी किसी के साथ करेगा ही नहीं ऐसा कुछ, चाहे किसी भी स्तर पर हो, पैसों के स्तर पर हो, रंग के स्तर पर हो,
और समृद्धि के स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो। सेम वही बात है, आत्मज्ञान जो अंदर का ज्ञान होगा वो अगर किसी का जाग गया, न किसी से भेदभाव करेगा, न किसी काम को छोटा कहेगा ना बड़ा कहेगा। अब एक सिचुएशन चेंज करते हैं इसमें थोड़ा, कि आप काम भी यही करते और आप अच्छे पढ़े लिखे भी होते, जी, एजुकेटेड भी होते, तो क्या चेंज होता? नॉर्मली बात है कि एजुकेशन जरूरी है इंसान के लिए, पर अगर मैं ये काम भी करता और मैं अच्छी डिग्रियां मेरी हासिल की होती तो इस काम में मैं थोड़ा और अपडेट होता। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहेंगे कि भाई अगर हम इस कला के क्षेत्र में भी आ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा पढ़ा लिखा भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी भी नहीं बोल सकते, पर इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है इंसान को कि अपनी बात किसी के आगे रख सके, किसी के दबाव में ना आए, व्यवहार अच्छा रहे, इतना मुझे जरूरी लगता है। अब मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ ना शिक्षा को, कि जहाँ पर हम बोलने का सलीका भी सीखते हैं, बिल्कुल सही बात, जहाँ पर हम लोगों के बीच बैठने का तरीका सीखते हैं, जहाँ पर हम विचारों को, इंसान को तो सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना माहौल अच्छा रखे। बहुत अच्छा, और पढ़ाई शिक्षा देता है वो माहौल। तो मेरे को ये लगता है कि हमारे कलाकार, बहुत मुख्य कारण ये भी है कि वो शिक्षित नहीं है। और एक विनम्रता भी लाती है शिक्षा। वही है ना, जो भेद पढ़े और भेद करे। तो मैं ये भी चाह रहा हूँ कि शिक्षित इस स्तर का हो कि आदमी पूरा शिक्षित होने के बाद भी जमीन के महत्व को समझ सके, ऐसा शिक्षित चाहे। एजुकेट होगा हमारा कलाकार तो हर तरीके से इसको डेवलप करने की कोशिश करेगा। कलाकारों को बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कर रहे, आजकल ट्रेनिंग में चल रहा है, पर कभी किसी ने उस कलाकार के घर जाके देखा है? हाँ, उसके पास क्या है? क्या है? वो अपनी मतलब कितना मेहनत करके वो ये गाने रिकॉर्ड कर रहा है। एक चीज में मतलब कलाकारों को बहुत ट्रोल करते हैं लोग। सबको तो नहीं बोलूंगा मैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो जिनका अच्छा खासा है पर फिर भी नहीं कर रहे। पर एक बार वो उस कलाकार की आजीविका देखें, कितना परिश्रम वो कर रहा है, वही जानेगा जो जाकर देखेगा। जैसे मैंने एक काम स्टार्ट किया तो पहले पहले लोगों ने बोला कि यार क्या खेल कर रहे तू, लेकिन जो थोड़ा बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने बोला अरे इस काम को करो, रेगुलर करो। कैसे हम इस चीज़ को, अब क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या लें हम, कि अब आपके साथ जुड़कर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अच्छे स्तर पे काम हो, तब जाके कलाकार आगे बढ़ेगा। और मैं चाह रहा हूँ कि कार्यशाला बने, उस पर कई लोग जुड़ें। हमारे यहाँ पे नवीन भाई हैं, ये भी सोच रहे थे इन्वेस्टमेंट का करने का, और हमारे अन्य लोग भी हैं जो करना चाह रहे हैं, तो हम उसको यहाँ पर लाकर सेल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हो, यहाँ पर नहीं बिकेगा लेकिन ऑनलाइन लेवल पर या जहाँ पर भी हमें अच्छा मार्केट नज़र आएगा या व्यापार के दृष्टिकोण से जो भी अच्छा होगा, हम उस लेवल पर उस चीज़ को डिज़ाइन कर मेरा भी प्रयास है कि जो मेरे आसपास भी अनेक क्षेत्र में कलाकार हैं, अलग अलग विधा में हैं, तो उनका सपोर्ट मैं दिल से करना चाहता हूँ, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट करके हम संस्कृति को जीवंत रख सकते हैं। इसमें संस्कृति एक इंसान कैसे बचाएगा आप बताओ? कोई कहेगा कि अरे मैं संस्कृति बचा, क्या होता है संस्कृति बचा? सबसे पहले तो उनका सम्मान, उनकी आजीविका चलनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो चमार करके एक ब्रांड बनाया हुआ है, उसमें पर्स बनते हैं, उस चमड़े के पर्सों के, और वो इतना महंगा बिकता है, और उस बंदे ने इतना अच्छा दिमाग लगा रखा है। तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मुखौटा पहन के आप किसी का सम्मान करेंगे तो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। दिल से अगर किसी का सम्मान करें, आप नहीं कर पा रहे उतना सम्मान है दिल में, तो उसके लिए वही बहुत है। यही होना चाहिए एक इंसान के अंदर। अब हमने काफ़ी लंबी बातचीत कर ली है, और जल्दी हम आपके बीच भी आएंगे, आपके काम को जानेंगे अच्छे से, और कुछ बातें हम उस समय के लिए रखते हैं। और थैंक यू सो मच सर्वजीत भाई, धन्यवाद आपका। तो जैसे कि साथियों आप सभी ने सुना कि एक कलाकार की हमारे क्षेत्र में क्या स्थिति है, क्या क्या बिंदु थे, वो सब चीज़ें आपने सुनी। सर्वजीत भाई, अंत में आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं या कुछ भी आपके दिल में बात है तो आप कह सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, और आपका कैमरा है। अंत में तो मैं यही कहूँगा कि जो काम करो मेहनत से करो, दिल से करो, और एक न एक दिन सफलता हर इंसान को मिलती है। मैं भी पहले ये सोचता था कि इस काम को क्या यार, मैं कहीं नौकरी करूँ, कहीं होटल में जाऊँ। हाँ, ये चीज़ मैंने सोची। ये होटल का कॉन्सेप्ट भी बहुत अंदर से था वो कीड़ा, मैंने आज तक नहीं छोड़ा अपना काम। इतनी परिस्थितियाँ देखी मैंने,
घर में आपको तो पता है पहाड़ों में घर में कितनी प्रॉब्लम आती है। बहुत ज़्यादा, आजकल तो बहुत ही। बस लेकिन मेहनत करो, भगवान सबका एक दिन हिसाब तो करता ही है। कलाकारों के प्रति और इन सभ्यताओं के प्रति क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं तो दिल से करिए। एक ऐसा ट्रेंड ना बनाए कि हाँ बस मैं संस्कृति बचा रहा हूँ, मैं हूँ भाई मैंने बचाई। अरे जो कलाकार हैं जो जमीन से जुड़े हैं उनको तो लाओ, आप उनका सम्मान करो, उनको जीवन दो अच्छा एक। बिल्कुल। हर कलाकार को पहले समझो तब उस पर कमेंट करो। आप किसी वीडियो पे कमेंट करते हो तो आपका अंदर का दिल से कमेंट करते हो आप। अब आपको किसी से जलन होगी तो आप वैसे ही कमेंट करेंगे, किसी से प्रेम होगा तो आप वैसे ही रिएक्ट करेंगे। हर वो ज़मीन से जुड़ा कलाकार जो ढोल बजा रहे हैं, जो ढोल बना रहे हैं, जो लोहे के कलाकृतियाँ बना रहे हैं, जो पत्थरों पे कलाकृतियाँ बना रहे हैं, अब आप लोगों को बहुत संसाधन बनाने पड़ेंगे और बहुत काम करने की ज़रूरत है साथियों। चलिए फिर अलविदा लेते हैं आपसे। और सर्वजीत भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत जरूर आपसे मुलाकात फिर दोबारा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत बात बहुत कर धन्यवाद आपका। और आप लोगों बाय बाय, टाटा, सी यू।